बन्नू कैंट पर आज इफ्तार के बाद खौफनाक किस्म का हमला हुआ। 2 बारूद से भरी हुई गाड़ियां उसकी दीवार से, जो कैंट की दीवार है, उससे टकराई गई और उसके बाद फिर बहुत सारे दहशतगर्द अंदर दाखिल हो गए। अभी तक इस वक्त तक जब हम रिकॉर्डिंग ये कर रहे हैं उस वक्त तक अंदर से आवाज़ें आ रही हैं और अंदर बाकायदा ऐसे लग रहा है जैसे जंग चल रही है। बहुत से मासूम शहरी शहीद हो चुके हैं, ख़वातीन शहीद हो चुकी हैं, छोटे छोटे बच्चे शहीद हो चुके हैं। ये वाक़या हुआ कैसे, कब हुआ और इसका अब फॉल बैक क्या निकलेगा, ये हम आपको पूरी डिटेल के साथ इस वीलॉग में, इस खसूसी वीलॉग में बता रहे हैं, क्योंकि सूरत हाल इस किस्म की है कि इमीडिएटली आपसे मुखातिब होना ज़रूरी था। लिहाजा हम रूटीन से हट के ये एक वीलॉग खसूसी तौर पे आपके साथ आपके लिए कर रहे हैं। लेकिन वीलॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि हर अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर आपको ये वीलॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट अब ऑडियो फॉर्म में भी लॉन्च कर दिया। आप इस लिंक पे क्लिक करके आप हमारा अब कॉलम सुन भी सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। मैं नाजरीन, पाकिस्तान इस वक्त फिर दहशतगर्दी की लपेट में और स्पेसिफिकली KPK दहशतगर्दी की लपेट में है। DI खान, टांक और बन्नू, ये इस तरह के इलाके हैं जहां कहा जाता है कि पाकिस्तान की जो रिट है, रियासत की जो रिट है, वो कमज़ोर होती जा रही है और दहशतगर्द वहां पे दिन ब दिन हमले करते हैं और पाकिस्तान का नुकसान करते हैं। आज भी बन्नू पे एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। डिटेल्स उसकी अभी तक क्योंकि आ रही हैं तो हम आपको साथ साथ उसका कुछ बताते भी जाएंगे। जो अब तक हो चुका है उसकी भी आपको डिटेल बताएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर आता है कि KPK अपनी गवर्नमेंट कहां है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो उन्होंने बनाना था, जिसके लिए उन्हें पैसा भी मिला था, वो कहां है। अब सबका सब मुद्दा आप डाल देते हैं जाके वफाक पे, लेकिन आपकी अपनी कारकर्दगी क्या है, आपके अपने इलाके में अमन कितना है, इसका आपको कोई ख्याल नहीं है। ये पूरी डिटेल से स्टोरी जानते हैं कि बन्नू में आज हुआ क्या है। अब देखें, ये बेसिकली तो अफ्तार और सहर का 2 टाइम ऐसे होते हैं आलम इस्लाम के अंदर जहां पे बड़ी सेंसिटिविटी होती है। मसलन आप किसी भी दुकान पे चले जाएं, किसी घर पे चले जाएं, जब इफ्तार का टाइम होगा तो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड सारे इफ्तार कर रहे होंगे या फिर वो उसके बाद नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए होंगे, तो हर घर के सामने से सिक्योरिटी हट जाती है या नरम हो जाती है। इसी तरह मसाजिद के सामने से भी सिक्योरिटी ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह जो कंटोनमेंट्स एरिया है, जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं, वहाँ पे भी सिक्योरिटी होती है, उसको हटा दिया जाता है या नरम कर दिया जाता है और उसके बाद मशीनों के कंट्रोल में चली जाते हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ज़ाहिर पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और जब इस्लामी मुल्क हो तो उसके अंदर सहर के वक्त भी हर मुसलमान ने रोज़ा रखना है और उससे खाना खाना है। अफ्तार के वक्त भी हर आदमी ने रोज़ा अफ्तार करना है और खाना खाना है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को या अपने जो सिक्योरिटी के एहलकार हैं उनको कहें जी आप अपनी ज़िम्मेदारी निभाते रहें, हम अफ्तारी कर लेंगे। इस चीज़ से ज़ाहिर है जो दहशतगर्द हैं वो भी पूरी तरह वाकिफ़ है और उन्होंने इफ्तार के वक्त को चूज़ किया था कि वो बन्नू के ऊपर अटैक कर सकें। जैसे कि आपने बताया कि टांग है, DI खान है और ये बन्नू है, ये 3 इलाके वाकई सेंसिटिव हैं। और डेरा इस्माइल खान के बारे में तो ये कहा जाता है कि वहाँ पे शाम 5 बजे के बाद कोई रिट नहीं होती, गवर्नमेंट वहाँ पे नज़र ही नहीं आती। और ये CM का अपना इलाका, और ये CM का, न सिर्फ CM का बल्कि उसके साथ गवर्नर साहब का, फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी, 3 टॉवरिंग पर्सनैलिटीज़ जो खैबर पख्तूनख्वा की 3 बड़ी जमातों की, उनका ताल्लुक DI खान के साथ है। मौलाना फजलुर रहमान साहब के ऊपर DI खान के अंदर अटैक्स हुए हैं और इसके साथ साथ जब वो अपनी मुहिम चला रहे थे इलेक्शन की तो उनके लिए इलेक्शन कंपेन करना मुश्किल था। फिर जो फैसल करीम कुंडी साहब जो गवर्नर हैं, उनका वहाँ पे जाना और आना वो बड़ा डिफ़िकल्ट है। फिर गंडापुर साहब जो हैं वो बड़े तरीके से जाते हैं वहाँ पे और FC की मदद से और अफवाज पाकिस्तान के दस्तों की मदद से वहाँ पे जाते हैं और उन्हीं के साथ, उन्हीं की सिक्योरिटी में वो वहाँ से निकलते हैं और वहाँ पे उनकी सिक्योरिटी बड़ी टाइट की जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि CM के ऊपर अटैक हो जाए। ये सूरत हाल है DI खान के अंदर। टांग जो है उसके अंदर भी यही सूरत हाल है कि वहाँ पे बाकायदा लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, खुद कुछ हमले होते रहते हैं, वहाँ पे बारूद फड़े जाते हैं, वहाँ पे कत्लो गारतगरी होती रहती है। बन्नू जो है इसके, ये भी बड़ा सेंसिटिव इलाका है, इसकी जेल के ऊपर अटैक हो चुका है। इससे पहले बड़े वाक़यात हुए हैं बन्नू के अंदर, आपको पता ही होगा। एक बार जेल ब्रेक हुई और उसमें बहुत सारे दहशतगर्द जो थे वो वहाँ से निकल गए और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो थी या उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट थी, उसके पास कोई जवाब नहीं था उसका, बस एक मुकम्मल तौर पे खामोशी रही। पूछते रहे लोग लेकिन वो एक मुकम्मल खामोशी थी वहाँ पे। सही। अब अफ्तार के वक्त जिस वक्त ज़ाहिर थोड़ी सी सिक्योरिटी नरम थी तो उस वक्त ये हमला हुआ और हमला करने वालों ने इस तरह किया कि 2 बारूद से भरी हुई गाड़ियाँ लेकर आए वो, और उनका टारगेट ये था कि वो गेट को तोड़ेंगे और जब गेट टूट जाएगा
और उसके बाद फिर जो बाकी उनके साथी हैं वो कंटोनमेंट्स में दाखिल हो जाएंगे और फिर उनके पास ज़ाहिर असला था, बारूद था और उसके बाद फिर अंधाधुंध उन्होंने फायरिंग स्टार्ट करनी थी। तो जब ये दोनों गाड़ियाँ वहाँ पे पहुँची तो उसके बाद वहाँ पे सिक्योरिटी के एहलकार अलर्ट थे। जब वो उन्होंने देखा कि सिक्योरिटी एहलकार अलर्ट हैं तो वो गेट के ऊपर अटैक करने के बजाय उन्होंने दीवारों के ऊपर अटैक कर दिया। ठीक है। तो एक तो उससे उन दीवारों ने बहुत ज़्यादा जो नुकसान था उसको कंट्रोल कर लिया। ब्लास्ट हुआ और जब बारूद से बड़ी गाड़ी हो तो बहुत खौफनाक ब्लास्ट होता है। यानी जब आप सीसीटीवी कैमरास में देखें तो बाकायदा बारूद के उस वक्त बादल उठ रहे हैं, यानी इतने खौफनाक धमाके हुए। फिर जो वहाँ पे माइक्स लगे हुए जब उन्होंने आवाज़ रिकॉर्ड की तो बहुत खौफनाक किस्म की आवाज़ थे और ये इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश भी कर रहे। और उसके बाद फिर जब ये ब्लास्ट हुआ तो ज़ाहिर एक ऐसा खौफनाक किस्म का धमाका था, पूरा कैंट हिल गया, बल्कि पूरा बन्नू शहर जो था वो हिल गया। और साथ एक मस्जिद थी, उसके बिल्कुल साथ अगर आप देखें फुटेजेस के अंदर भी तो बिल्कुल गेट जो है ना उसके साथ ही एक मस्जिद है, तो मस्जिद की छत गिर गई और जो साइडों पे मकानात थे उनकी छतें गिर गई और उनकी दीवारें गिर गई। और इमीडिएट जो अटैक हुआ उसके अंदर बहुत सारे बच्चे और ख़वातीन जो हैं वो शहीद हुए। अब जो बच्चों की तस्वीरें हैं आप यकीन करो फ़र्क उसको देख नहीं सकता। हम ज़ाहिर इस टाइप की तस्वीरें पेश नहीं कर सकते वरना लोगों की आंखें खुल जाए, लेकिन इस वजह से सोशल मीडिया पर चल भी रही हैं। फिर उसके बाद इसी धमाके की आड़ में बहुत सारे लोग अंदर दाखिल हो गए। 10:30 इस वक्त तक जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उस वक्त तक ये पता नहीं चल रहा कि कितने लोग हैं जो बन्नू कैंट के अंदर दाखिल हुए हैं। और दाखिल होने के बाद वो आगे बढ़ते चले गए और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। और दूसरी साइड से भी ज़ाहिर है फिर हाई अलर्ट हो गया। पहले भी कैंट के अंदर हाई अलर्ट ही होता, लेकिन फौरी तौर पे जो लोग अफ्तार के लिए भी गए हुए थे वो भी इमीडिएटली आए और उन्होंने भी ज़ाहिर वेपन करके उस फ़ौरन वहाँ पे एक रिस्पांस देना शुरू कर दिया उन्होंने। और ज़ाहिर कंटोनमेंट्स है और वहाँ पे वेपन भी हैं, साथ साथ अफवाज पाकिस्तान के दस्ते भी हैं, बहुत सारी रैपिड फोर्सेस भी वहाँ पे हैं और साथ साथ सीसीटीवी फुटेजेस भी लगे हुए हैं और वहाँ से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, वहाँ से आप चीज़ें देख सकते हैं। तो इमीडिएटली फिर वहाँ पे कंट्रोल किया गया और जो लोग अंदर दाखिल हुए थे उनको कॉर्नर कर दिया गया, यानी एक साइड पे उनको मैसूर कर दिया गया कि वो आगे ना बढ़े। अब हर तरफ से जो इस वक्त तक ऐसा है कि फायरिंग की आवाज़ें भी आ रही हैं और जो लोग हैं वो जो दहशतगर्द हैं उनकी तरफ से भी फायरिंग हो रही है और उन्हें घेरा जा चुका है। लेकिन जो इब्तदाई तौर पे जब ये ब्लास्ट हुआ तो उसमें 6 जो दहशतगर्द थे फितना ख्वारिज के वो मारे गए और जो हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप है उसके ऊपर कहा जा रहा है कि ये उसके लोग थे और उसका तरीकाकार भी है गुल बहादुर का कि वो इसी तरह कंटोनमेंट्स को, सोल्जर्स को और बारूद से भरी हुई गाड़ियों को इस तरह इस्तेमाल करता है और उसने ये इस्तेमाल किया। और इस वक्त जो इदारे हैं वो ज़्यादा ट्रैक कर रहे हैं उनको कि ये गाड़ियाँ आई कहाँ से और यहाँ तक पहुँची कैसे। और अब सेटेलाइट इमेजेस लेके फिर इसके साथ साथ जो जियो फेंसिंग है उसके ज़रिए इस वक्त तक ट्रेस किया जा रहा है और मुझे लगता है कि इसकी बाकायदा ट्रैकिंग सुबह तक मुकम्मल हो जाएगी, पता चल जाएगा कि ये कहाँ आई थी, किधर रही थी, लोग इसके अंदर कौन थे, जो लोकल हैंडलर्स हैं वो कौन कौन से हैं जिन्होंने इनको सपोर्ट किया। ठीक है, सुबह तक मेरा ख्याल है इदारों के पास ये सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अच्छा चौधरी साहब, एक और इब्तदाई तौर पे 15 लोग जो हैं वो इस वक्त तक बल्कि 16 लोग शहीद हैं जिसमें ख़वातीन और बच्चों की तादाद ज़्यादा है। तो जो बड़ी मेरा ख्याल खौफनाक और अलार्मी की चीज़ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग जो हमलावर हैं इन्हें हम मुसलमान नहीं कह सकते। एक तो अफ्तार के वक्त कोई मुसलमान के ऊपर अटैक नहीं करता, ये मुमकिन नहीं है, बल्कि कोई मेरा ख्याल है क्रिश्चियन भी नहीं करता मुसलमानों के ऊपर अटैक। जब संडे के दिन अगर कोई किसी चर्च के अंदर ब्लास्ट होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मुसलमान तो नहीं है, फिर हो सकता वो बंदा। सेम इसलिए अफ्तार के वक्त है, ईद की नमाज के वक्त है, या फिर मस्जिद के अंदर है, फिर मदरसे के अंदर है, या फिर सहर के वक्त है, या फिर जुमे की नमाज हो रही है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुसलमान ये हमला इस टाइप का कर सकता है। जिस तरह के पिछले दिनों हमदुल हक साहब शहीद हुए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई अगर मुसलमान होगा, सच्चा मुसलमान होगा, तो मस्जिद के दरवाजे के ऊपर इतना आलम दीन को शहीद करेगा। तो ये अब तक की सूरत हाल ये है। ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, ये मैरियट ब्लास्ट आपको याद होगा, वो भी सेम सिचुएशन पे था कि अफ्तार के टाइम। ठीक है, मुसलमान तो ये लोग बिल्कुल नहीं हो सकते। लेकिन एक मेरा क्वेश्चन है चौधरी साहब आपसे यहाँ, कैंट की सिक्योरिटी करना तो चलो आर्मी का काम है, क्योंकि कैंट पे हमला हुआ तो आर्मी सारी बातें लड़ेगी, शहादतें पहले भी उनकी हो रही हैं, अब दोबारा शहादतें होंगी और यकीनन वो हमारे बच्चे हैं, हम लोगों के भाई हैं, हमें तकलीफ भी बहुत हो रही है कि इस वक्त वो किस सिचुएशन में है। लेकिन ये गाड़ियाँ जहाँ से आई ये तो सूबे का इलाका था ना,
वहां से इन्हें आने देना यहाँ तक ये केपी के अंदर जो ना स्ट्रक्चर बड़ा कमज़ोर है। यानी हम मेरा ख्याल है थोड़ा सा जज्बात से हट के जो पॉलिटिकल नैरेटिव्स हैं उनसे हट के अगर बात करें तो केपी के अंदर और साथ साथ बलूचिस्तान के अंदर दोनों जगहों पे जो गवर्नमेंट की रेट है वो वाकई वायलेट हो चुकी है, वो ख़त्म हो चुकी है। हमें ये मानना पड़ेगा। पहले तो अगर हम चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं तो फिर हमें अपना मर्ज तस्लीम करना पड़ेगा। एक आदमी होता है ना जो उससे पूछा जाए कि यार आपकी सेहत कैसी, वो कहता है मैं तो हूँ ही ठीक, मुझे तो कोई मर्ज है ही नहीं। जब वो ये कह रहा हो तो फिर उसका इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि एक मरीज़ मान ही नहीं रहा कि मुझे कोई तकलीफ़ हो सकती है या फिर मैं बीमार हूँ। तो पहला स्टेप ये होता है कि आप अपनी बीमारी को तस्लीम करें। आप ये तस्लीम करें कि खुदा न खास्ता आपको कैंसर हो गया है, खुदा न खास्ता आपको हार्ट का इशू है, खुदा न खास्ता कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, खुदा न खास्ता जो है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, खुदा न खास्ता आप डायबिटिक हो गए, ठीक है, ऐसे ही है ना जी। या आपको हेपेटाइटिस सी हो गया, या डी हो गया, या ए हो गया, या बी हो गया, कोई हुआ है आपको। तो पहला ये स्टेप होता है कि आप माने, और अगर आप नहीं मानेंगे तो आपका इलाज स्टार्ट नहीं हो सकेगा। तो सबसे पहले तो हमें ये मानना चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर हो चुके हैं, लेकिन बाहर हो रहे हैं, रेट कमज़ोर है। और उसकी वजह यह है कि हमने जो लड़ाइयाँ शुरू की हुई हैं, एक इंडिया के साथ भी, फिर ईरान के साथ भी, फिर अफ़गानिस्तान के साथ भी, फिर बाकी पूरी दुनिया के साथ भी, फिर अंदर इंटरनल लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो इन लड़ाइयों की वजह से हम इन चीज़ों से कंट्रोल नहीं कर पा रहे इनको, और ये जो इलाके हैं वो हमारे कंट्रोल से निकलते जा रहे हैं। तो पहली तो ये तस्लीम करने की बारी है कि हमें ये मानना चाहिए कि ऐसा ही सूरत-ए-हाल है। दूसरा हमें ये मानना होगा कि जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, और इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है वो कमज़ोर हो रहा है। अब इसमें कोई शक नहीं कि हम एटमी पावर हैं, लेकिन एटमी पावर होने के बावजूद जहाँ पे हमें फोकस करना चाहिए तो वहाँ पे हमारा फोकस नहीं है। अब केपी के अंदर ये तीसरी गवर्नमेंट है पीटीआई की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन सूरत-ए-हाल ये है कि वहाँ पे कार्डिक हस्पताल नहीं। यानी अगर आपको खुदा न खास्ता हार्ट का मसला है तो आप यहाँ इस्लामाबाद आएंगे या रावलपिंडी जाएंगे या फिर आप पंजाब जाएंगे। वहाँ पे बच्चों के दिल के अमराज का कोई हस्पताल नहीं। सारे केपी के बच्चे जो हैं लाहौर जाते हैं, वहाँ पे चिल्ड्रन अस्पताल है, उसमें जाकर एडमिट होते हैं। ये सूरत-ए-हाल है तीसरी गवर्नमेंट होने के बावजूद वहाँ पे। यानी कैंसर अस्पताल शौकत खानम का बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बनाना चाहिए, लेकिन ये बाकी जो अस्पताल है इनको ठीक करना किसकी जिम्मेदारी है? केपी कोई नहीं। दूसरा वहाँ पे CTD नहीं है, यानी बिल्कुल ना होने के बराबर, सिर्फ नाम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और उस पर कहते हैं कि अरबों रुपए लग चुके हैं। अब अगर अरबों रुपए लग चुके हैं तो आपके पास तो एक फोर्स होनी चाहिए थे। इसके मुकाबले में पंजाब के अंदर जो CTD है वो बाकायदा कंट्रोल संभाल चुकी है, और वहाँ पे जब इस किस्म का वाक़या होता है तो अफवाज पाकिस्तान के दस्ते नहीं आते, पुलिस कंट्रोल कर लेती, क्योंकि वहाँ उन्होंने अपनी CTD डेवलप कर ली हुई। सिंध के अंदर भी CTD डेवलप कर ली हुई। देखिए सिंध में कितना अर्सा हो गया कोई वाक़या आपको नहीं मिलता वहाँ पे, बल्कि इस तरह है कि पिछले दिनों ये जो मुस्तफ़ा आमर का वाक़या था, तो उसके बाद देखिए पुलिस ने किस तरह कंट्रोल की हर चीज़। तो वहाँ उसकी पुलिस भी एफिशिएंट हो चुकी है, और पंजाब की पुलिस भी होगी। केपी के अंदर बहुत बुरा हाल है कि वहाँ पे किसी किस्म का एक मैकेनिज्म नहीं है, CTD नहीं है। उसके बाद पुलिस की सूरत-ए-हाल ये है कि ये वाहिद सूबा है पाकिस्तान का जिसके अंदर पुलिस जो है प्रोटेस्ट करती है, सड़क के ऊपर बैठ जाते हैं, वो सड़क रोक के बैठ जाती है। यानी गवर्नमेंट के कंट्रोल से पुलिस बाहर है। वहाँ जो IGs लगाए जाते हैं उनकी रेट नहीं है। और आप ये जान के हैरान होंगे कि पेशावर शहर के अंदर कैमराज नहीं है, यानी वो स्मार्ट सिटी नहीं है। और IG साहब से, जो पिछले IG साहब, उनसे पूछा ना किसी ने कि यहाँ पे तो आपने कैमरास नहीं लगाए हुए, तो स्मार्ट सिटी नहीं है। तो उस पर उनका जवाब ये था कि हमें क्या ज़रूरत है, हमें पता होता है कि कहाँ से कौन सा बंदा आता है और किधर निकल जाता है। वाह। यानी वहाँ पे कैमरास ये देख लो, और बहुत पैसा दिया गया वहाँ पे, वो पैसा किधर गया आज तक किसी ने नहीं पूछा। तो जब पेशावर शहर के अंदर जो कैपिटल है एक सूबे का, वहाँ पे कैमरास नहीं होंगे, CCTV फुटेजेस नहीं अवेलेबल होंगी, और अगर होगी तो प्राइवेट होगी, तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगाएं इस टाइप के वाक़यात होंगे या नहीं होंगे। फिर दूसरा ये है कि पिछले आप 10 साल वो लगा लें और उसके बाद 11वां साल ये लगा लें। 11 साल से खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है उसने इस्लामाबाद के ऊपर अटैक करने के अलावा कोई काम नहीं किया। सही। आप परवेज़ खटक साहब को देख लें, हर महीने वो काफिला लेके आ जाते थे और चढ़ दौड़ते थे। और उस वक्त यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर 126 दिन का जो धरना हुआ था उसमें परवेज़ खटक साहब डांस करते थे। लेकिन मैं वैसे माज़रत चाहता हूँ, परवेज़ खटक साहब की एक वजाहत आई, मैं चाहता हूँ कि वो वजाहत कर दूँ
पिछले दिनों हमने एक वीलॉग में जिक्र किया था कि इमरान खान साहब ये समझते हैं कि जो जुडिशल कम्प्लेक्स के ऊपर उनके ऊपर हमला हुआ था उसमें परवेज़ खटक साहब मुलव्वस थे और साथ साथ आरफ अलवी साहब, क्योंकि इन दोनों ने मशवरा दिया था कि आप यहाँ ज़रूर अदालत के अंदर हाज़िर हों। ठीक है। और उसके ऊपर परवेज़ खटक साहब का मुझे फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि ये सरासर गलत बात है। मैं जब इमरान खान के साथ था तो सच्चे दिल से इमरान खान के साथ था, तो मैं उनके खिलाफ साजिश कैसे कर सकता। और जब मैं उनके साथ से हटा, मैंने जब अपना रास्ता अलग किया तो मुकम्मल तौर पे अलग किया। ठीक है। तो इस टाइप की बात मेरे शान शान नहीं है और वो ठीक नहीं है। और मैंने उनसे कहा जी बिल्कुल ठीक है, आपका मौक़िफ़ है, मैं वो मौक़िफ़ दूँगा। क्योंकि जो मेरी इंफॉर्मेशन थी वो ये थी कि इमरान खान साहब ये समझते हैं कि खटक साहब जो हैं वो रास्ता बदल चुके थे और उन्होंने भी मुझे मरवाने की कोशिश की। और जो आरफ अलवी साहब हैं उनको भी ये मशवरा नहीं देना चाहिए था कि आप फौरी तौर पर लाहौर से आके आप अदालत के अंदर पेश हों। तो अब परवेज़ खटक साहब का जो मौक़िफ़ है वो आ गया हुआ है, तो मैं उनका एहतराम करता हूँ। परवेज़ खटक साहब एक सीजन पॉलिटिशियन है, गलतियां उन्होंने पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा की हैं और इतनी ज़्यादा गलतियां की है कि जब उनकी फहरिस्त बनाई जाए तो हर एक गलती को देख के अफसोस का मुजाहरा करने को दिल करता है कि आप इस्लामाबाद के ऊपर अटैक करते रहे। ठीक है। अब वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में शामिल हो गए, यानी कि बहुत बड़ी गलती है। आप ये समझें कि एक ऐसी हमाकत है जिसे ऑल द टाइम हमाकत कह सकते हैं। पॉलिटिकल सुसाइड है, पॉलिटिकल सुसाइड या मियाँ शहबाज शरीफ की है या फिर परवेज़ खटक की, मुझे लगता है दोनों। तो ये सब एक जगह पे, लेकिन जो उनका मौक़िफ़ है वो अपनी जगह पे वो मैंने पेश कर दिया। अच्छा, लेकिन तो आप देखिए परवेज़ खटक साहब के दौर में यहाँ पे इस्लामाबाद के ऊपर अटैक होता था, महमूद खान के दौर में यहाँ पे अटैक होता था, बल्कि महमूद खान तो उस वक्त ज़ाहिर है उस वक्त तो यहाँ पे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, लेकिन उसके बाद जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ख़त्म हो गई तो वहाँ जो कुछ होता रहा वो भी आपके सामने। बल्कि सारी जो इमरान खान साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब है, पूरे के पूरे जो लश्कर था वो पेशावर शिफ्ट हो गया, तो वहाँ पे जाके पूरा सूबा इस्तेमाल होता था वफाक के ख़िलाफ़ बयानिए में। और वहीं पे उन्होंने कहा था कि ये जो जनरल बाजवा साहब हैं ये मीर सादक हैं और मीर जाफ़र हैं और ये जानवर हैं, ये सारा यानी जानवर साबित करना आर्मी चीफ को, ये सारा काम जो था पेशावर के अंदर होता रहा। और उसके बाद जब ये गंडापुर साहब आए तो उन्होंने बताया, तो इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में कोई काम नहीं हुआ, ये हमें मानना पड़ेगा। और जो हमारे पश्तून भाई हैं उनको जज्बाती करके वो वोट तो ले रहे हैं, लेकिन किसी पश्तून भाई को आज तक तौफीक नहीं हुई कि गंडापुर साहब से पूछ ले, महमूद खान साहब से पूछ ले, परवेज़ खटक साहब से पूछ ले कि यहाँ पे किया क्या आपने। ये उसका किया जा रहा है कि अब वहाँ पे अटैक्स हो रहे हैं और ज़ाहिर है अफ़वाज पाकिस्तान एक साइड पे लड़ रही है। मेरा ख्याल है जो एक पूरा नैरेटिव था फ़ौज के ख़िलाफ़, अब उसका ये नतीजा निकल रहा है। और इसके बाद मुझे लगता है कि एक तो अफ़गानिस्तान की शामत तो आएगी कि वहाँ पे TTP के ऊपर अटैक होगा। ये जो हाफिज़ गुल बहादुर साहब है, मुझे नहीं लगता कि अब पाकिस्तान उनको अफोर्ड कर सकता है, तो उनके खिलाफ तो ये कार्रवाई होगी। लेकिन साथ साथ वो तमाम लोग जो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ नैरेटिव देते हैं, मेरा ख्याल उन सब के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखें ना कितने मासूम शहरी मर गए हैं वहाँ पे, बच्चे कितने शहीद हो गए, और साथ साथ वहाँ पे कितने लोग हैं जो जिन्होंने खाकी यूनिफॉर्म पहनी हुई है, पाकिस्तान का झंडा लगाए हुए, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं और वो हमारे लिए जान दे रहे हैं। इस गवर्नमेंट के लिए जो खैबर पख्तूनख्वा की, उसके लिए जान दे रहे हैं ये लोग। अगर फ़र्ज़ करें कि वहाँ से अफवाज पाकिस्तान कहती है ठीक है जी हम जा रहे हैं वापस, हम कैंटों के अंदर बैठे हुए, कंटोनमेंट्स के अंदर आप संभालें सूबा, तो क्या गंडापुर साहब के अंदर अहलियत है कि वो सूबे को कंट्रोल कर सकें? भाई वो दहशतगर्द आके चीफ मिनिस्टर को उसकी कुर्सी से उठा के ले जाएंगे। ये सूरत है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। अच्छा साहब, अब आप एक बड़ा ऑपरेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं पाक फौज की तरफ? मुझे लगता है KPK में, एक तो KPK के अंदर भी होगा, दूसरा अफगानिस्तान के अंदर भी होगा, दोनों जगह पे ऑपरेशन। ये उन्होंने वो रेड लाइन दोबारा क्रॉस करती है। उससे पहले चाइना की तरफ से एक दरमियान में सालसी हुई थी और उन्होंने उनको भी रोका था और इनको भी रोका था कि आप कुछ अरसा देखें। और अब मुझे लगता है कि चाइनीज़ जो है ना वो भी अपना हाथ उठा लेंगे और अब अफगानिस्तान के ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन पाकिस्तान की तरफ से होगा। और जब ये होगा तो मुझे लगता है ट्रंप भी कहेगा कि बहुत अच्छा है, कुटो बढ़ गए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नाज़रीन, आपने आज का स्पेशल व्लॉग देखा, यकीनन इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। दिल जलता है, खून की आंसू रोता है दिल जब अपने बच्चों को हम इस तरह से शहीद होते देखते हैं। ये मुसलमान नहीं है जी जो खवातीन, बच्चों और हमारे जवानों को शहीद कर रहे हैं। ताज़ा खबर भी आ रही है कुछ ये कि अब एम्बुलेंसेज वहाँ पे पहुंची हुई हैं, बहुत ज़्यादा जख्मियों को निकाला जा रहा है, शहीद लोगों को भी निकाला जा रहा है। और जो लोग इस वक्त दूसरी साइड से लड़ रहे हैं उनमें से खासे लोग मारे जा चुके हैं, एक आध रह गया। ठीक है, ये अपडेटिंग स्टोरी है। दुआ कीजिएगा कि नुकसान हमारा कम से कम हो और हमारी जान छूट जाए इस दहशतगर्दी से। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अपनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।